लुकमान है, सईद काजी साहब एंकर हैं, तजियाकार हैं। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आप देख रहे हैं खरा सच। सबसे पहले कसूर में आपको सलमान हनीफ और कसूर के एक और PMLN के बंदे वसीम अख्तर शेख के मुतालिक आज आपको मैं तफसील में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूं, आपकी और अपने नाजरीन की मेमोरी रिफ्रेश कराने के लिए कसूर के हवाले से चंद चीज़ें आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और उनके साथियों पर औरतों और बच्चों से ज्यादती और बदमाशी के इल्ज़ामात कसूर में कोई नए नहीं है, ये पहली बार ही नहीं हुए। याद करें जब चीफ मिनिस्टर पंजाब के मुशीर ख़ास MPA मुनव्वर गिल ने एक 35 साला खातून का रेप किया, उसकी FIR लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में दर्ज हुई और ये रेप जो है गन पॉइंट पर नशे की हालत में MPA ने एक होटल के अंदर किया और इस मामले को हश हश कर लिया गया। हाँ, खातून की ज़रूर यानी इज़्ज़त को मीडिया में नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई और आज सारे उस मामले को भूल गए हैं। 2015 में रहीम यार खान से नून लीगी MPA राना नवीद अख्तर ने टीचर भर्ती करवाने का झांसा देकर हमला खातून से इज्तिमाई ज़्यादती की और उसकी वीडियो भी बनाई। हुकूमत पंजाब और पंजाब पुलिस ने MPA का साथ देते हुए उसे काबिल गिरफ्त नहीं समझा। फिर बच्चों से ज्यादती और उनकी वीडियो फिल्में बनाने का शर्मनाक वाक़या भी कसूर का ही है। और वो जब ज्यादती का स्कैंडल मंजर आम पे आया तो उस केस में MPA मलिक सईद और उनके भाई मुलव्विस थे। लेकिन किस तरह से पंजाब पुलिस और IG पुलिस ने उनको वहाँ से बचाया वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और आज तक 100 से ज़्यादा बच्चों के साथ ज्यादती का तदारक जो है वो नहीं हो सका और ना उन मुजरमों को कोई सज़ा मिली। इसी साल मुस्लिम लीग नून के MNA मियां मोहम्मद फारूक के 3 बेटों पर एक लड़की के गैंग रेप पर मुकदमा दर्ज हुआ। पंजाब पुलिस ने एक बार फिर आवाम की खिदमत की बजाय MNA के बेटों की खिदमत जो है वो करना ज़्यादा बेहतर और मुनासिब समझी या आफियत अपनी इसी में समझी। 2016 जून में मुस्लिम लीग नून बरतानिया का सदर रावलपिंडी के होटल से रंगरलियाँ मनाता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया। आगे क्या हुआ किसी ने तहकीक करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। इसी साल लाहौर गैंग रेप खबरों में छाया रहा। एक 15 साला बच्ची जो है वो उसकी इस्मत दरी हुई और उसका जो मरकज़ी किरदार है वो भी उसका ताल्लुक़ बताया जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। लेकिन इन पे कोई एक्शंस नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? इस वक्त इनको अपने पूरे रखने हैं क्योंकि असेंबली में इनको जोड़ तोड़ हो रहा है। इनको लग रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो ये MNAs और MPAs जो हैं ये इनकी बरादरियाँ हैं। हर MNA के पीछे 4-4 2-2 3-3 MNA अपने रिश्तेदार हैं, उसी बरादरियों के, या अपने दोस्त अहबाब हैं। और अगर इस तरह से 20-25-30 MNA हुकूमत से नाराज़ होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें तो हुकूमत वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो हुकूमत इसमें इंटरेस्टेड है कि ऐसे क्राइम्स को नज़रअंदाज करो। आपको मैं बताऊं कि सलमान हनीफ ने क्या किया। 5 साल से सलमान हनीफ की खिदमत पे मामूर उनका ड्राइवर, उसने क्या कहा आपको पहले मैं वो सुनवाता हूँ। सुने। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, गांव बैगल का रहायशी हूँ। मैं पिछले 4 साल से सलमान हनीफ MNA साहब के साथ गाड़ी चला रहा हूँ, उसका ड्राइवर हूँ। पिछले साल मुझे शक हुआ कि इसकी नीयत मेरी बीवी पर है तो मैंने उसके पास से काम छोड़ दिया। मुझे लाहौर बुलाया और मुझे कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। उसके बाद जो है मुझे उन्होंने गाड़ी देकर लेबॉर्ट्री मार्केट खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद कॉल की कि आप इधर आ जाएं कलमा चौक पर। मैं कलमा चौक पर पहुंचा हूं तो वो दूसरी गाड़ी से मेरी गाड़ी में आ गए और मुझे कहा उस गाड़ी में जाकर बैठ जाएं और उस गाड़ी को लेकर पंजाब सोसाइटी हबीब बैंक के पास जाकर पहुंचे, उसके सामने खड़े हो जाए। तो मैंने उस गाड़ी में देखा लड़की बैठी हुई थी तो मैंने उनसे ये कहा कि मुझसे ये नहीं होगा, उधर तो नाका लगा होता है। उसने कहा नहीं, हम आपके पीछे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उधर पहुंचा हूं पंजाब सोसाइटी, वहाँ जाके खड़ा हुआ हूँ तो फौरी तौर पर पुलिस की गाड़ी आ गई है। उन्होंने कहा गाड़ी की तलाशी दें, आप डिग्गी खोलें। मैंने जब डिग्गी खोली है तो उन्हें तलाशी दी है तो डिग्गी में जो है शराब भी निकल आई। वो मुझे फैक्ट्री एरिया थाने ले गए। उधर थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला मोबाइल लेकर आ गया, कहने लगा ये अपनी बीवी से बात करें। तो ज़बरदस्ती उन्होंने मुझसे मेरी बीवी से मेरी बात करवाई कि जी ये लड़की और शराब के साथ हमने इसे पकड़ा हुआ है इधर फलां थाने में। उसके बाद जो है सलमान हनीफ साहब को मैंने कॉल की है किसी से फ़ोन लेकर, सिपाही से, तो उसे बताया मैं फ़लाने थाने में पकड़ा हुआ हूँ। वो आया उधर, उसने आकर मुझे वहाँ से छुड़वाया है। फिर मुझे अपने साथ इस्लामाबाद ले गए।
मैंने उससे कहा कि जी मेरे बच्चों का मसला है, मैंने घर जाना है, वो जो है नाराज़ हो गए हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, वो मैंने बात कर ली है, तो उसका कोई मसला नहीं है, आप चलें मेरे साथ। मैं जब घर आया हूँ तो मेरी बीवी अपने अब्बू के साथ चली गई थी। मैं उसको लेकर आया हूँ, मैं उसको लेने के लिए वापस उनके घर गया हूँ, तो उन्होंने जो मेरे साथ आने से इनकार कर दिया कि आप जो है ठीक नहीं है, गलत आदमी है, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। तो उसके बाद जो मैं अपनी बेटी को लेकर आ गया हूँ घर। 2-3 दिन बाद उसने मुझे कॉल की है कि आप मुझे आ जाएं और ले जाएं यहाँ से। मैं उसको जाकर ले आया हूँ। उसके बाद जो है हम रहने लगे आराम से, कोई मसला नहीं, किसी किस्म का मसाइल नहीं। अब पिछले 3 माह पहले जो है एक दिन 13 तारीख को 6वें महीने की 13 तारीख को उसकी कॉलें आनी शुरू हो गई दिन में, मेरे फैमिली के नंबर पर, मेरे बच्चों के नंबर पर। उसने मुझे बताया कि ये जो है सुबह से कॉलें कर रहा है, ये नंबर पता नहीं किसका है, इसको चेक करें। मैंने उसको अपने पास रख लिया। रात को 1:30 बजे इसकी कॉल आई है, मैंने इसकी कॉल पकड़ ली है। मैंने इससे कहा कि जी आप मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, मेरे भाई का भी नंबर है, मेरे वालिद साहब का भी नंबर है, आप क्यों मतलब फैमिली के नंबर पे कॉलें कर रहे हैं। तो इसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया है और मैंने फ़ोन काट दिया है। अगले दिन जो है 14 तारीख को मैं घर पे नहीं था, मैं दूसरे घर पे वालिद और वालदा के साथ उधर ही रुक गया मैं रात में। तो जब मैं सुबह सहरी के टाइम आया हूँ घर पे, मैंने देखा बच्चे भी घर पे मौजूद नहीं हैं। और तो मैंने पूछा इधर उधर, तो उन्होंने कहा जी हमें तो पता नहीं कहाँ है वो। तो उसके बाद मैं फ़ौरी अपने सालों के घर पहुँचा हूँ। मैंने जाकर देखा सारे साले घर पे ही हैं, और उन्होंने कहा जी इधर तो नहीं आई, वो आएगी भी तो हम उसे नहीं घुसने देंगे, तुम्हें इतला दे देंगे कि वो आ गई है, इससे आकर ले जाएं। मैं इसी तरह 3-4 दिन उनके घर जाता रहा हूँ, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँची। मैं फिर इसके बाद मैंने इससे रब्ता किया है, सलमान हनीफ MNA से। तो इसने कहा जी मैं कल आऊँगा, कल आके जो है बात करेंगे, फ़ोन पे ये बात नहीं करेंगे। तो ये घर पे आया तो मैंने इससे कहा जी मेरे साथ ये मसला हो गया, इसमें मेरी मदद करें। इसने मुझसे आगे से ये कहा कि मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता, अलबत्ता ये तो मैं कर सकता हूँ, आप 4 महीने के लिए चिल्ले पे चले जाएं, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, वो आ जाएगी कहीं से 10-15 दिन में, जहाँ भी जाना उसने कहाँ जाना है। तो मैंने उससे कहा कि जी इस तरह तो नहीं है बाबू, उसको कोई नुकसान हो जाए, जो क्या मसला है क्या नहीं, कम से कम मेरे को कार्रवाई तो करवा दें किसी किस्म की। तो उसने कहा जी मैं इसमें कोई मदद नहीं करूँगा आपकी, और आप यहाँ से जाएँ। तो मैं फिर थाने गया हूँ। थाने मैंने SHO को बताया कि जी ये मसला है, इस तरह मसला है। तो उसने मुझसे कहा जी इसमें जो है आप ऐसा करें कि दरख्वास्त ना दें, इसमें बेइज्जती का मसला है, तुम्हारी बेइज्जती होगी इधर थाने में कि जी इसकी बीवी भागी, ये वो आ जाएगी वो 10-15 दिन में, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद जो है उसने भी मेरी नहीं सुनी। तो बाद में जो मैं तलाश करता रहा हूँ उसे, ये जो सलमान साहब हैं, ये मुझे अगर मैं किसी से कहता था तो ये कहते थे कि भाई मैंने कॉल डेटा निकलवा लिया था, कॉल डेटे में मैंने चेक किया तो सलमान साहब के नंबर थे उस रात के सारे ही। तो मैंने फिर इससे कहा कि जी आपके नंबर पे बात हुई है, तो जाहिर है आपको पता है या आप इसको लेकर गए। तो उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारे पर्चे करवा दूंगा, तुम्हें मरवा दूंगा, ये वो। तो मैं तो जी पिछले 3 महीने से मतलब घर में छुप के बैठा हुआ था कि भाई मुझे धमकाया जा रहा है और डराया जा रहा था। तो अब इसके बाद मैंने अपने दोस्त को बताया जी मेरे साथ ये हादसा हो गया है। तो उस दोस्त ने मुझे बताया कि जी अगर हमारी पुलिस नहीं सुनती कोई बात नहीं, हम मीडिया के पास जाएंगे तो वहाँ से हम इंसाफ लेंगे। मेरी अपील है CM साहब से भी, PM साहब से भी, और जी जनरल राहिल शरीफ साहब से भी मेरी अपील है जी, मेरी बीवी और मेरी बेटी मुझे वापस दिलवा दी जाए। खुदा के लिए अगर बीवी नहीं मिलती तो मेरी बेटी मुझे दिलवा दी जाए। मैंने सारे चेयरमैनों को भी बताया हल्के के जितने भी हैं कि जी मेरे साथ इसने ये किया हुआ है, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी मेरी मीडिया से अपील है जी मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। ख़ास तौर पर मुबशर लुकमान साहब से अपील है जी मुझे मेरी बेटी और बीवी को दिलवाया जाए। मैंने पिछली ईद भी ऐसे ही गुजारी है और मुझे ऐसा लगता है कि इस ईद पर भी मेरी बेटी और मेरी बीवी मुझे नहीं मिलेगी।
तो मेरी अपील है ख़ास तौर पर मुबशर लुकमान साहब से कि जी मेरी मदद की जाए। जब ये मेरे पास पहुंची, मुझे एक मैसेज आया मुख्तलिफ़ हलकों से होता हुआ, फिर हमने इनको ढूंढा, इनको लेके आए और उनको पहले हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की ताकि उनकी जान को जो ख़तरा था, और सलमान हनीफ जो उनको बार बार थ्रेट कर रहा था, और ये सलमान हनीफ आपके पूरा कॉल रिकॉर्ड और कॉल डेटा मेरे पास है, तो ये ना कहना कि कॉलें नहीं की हैं या क्या नहीं कहा। और यानी आपने बड़े झूठ बोले हैं। आपने मीडिया में 3 लोगों को आपने कहा कि मेरे ऊपर तोहमत लगाई जा रही है, ज़्यादती हो रही है, मेरा मौक़िफ़ ले लें, मेरा मौक़िफ़ ले लें। आपने वो फ्राइडे का प्रोग्राम ये कह के रुकवाया, रोक दिया, हमने इस शर्त पर रोका कि आपका मौक़िफ़ लें। आज हालांकि ये हमें असूलन KPK में असम्बली के ऊपर जो था हुआ उसके ऊपर पूरा शो करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम समझते हैं कि आप अपना जो है बेगुनाह लोगों को मज़ीद तंग कर रहे हैं, और अब आपने उनको धमकाना शुरू कर दिया है और उनको कहना शुरू कर दिया है कि अगर अब ना आए तो तुम्हें जान से मार देंगे, तो खरा सच ने अपनी ज़िम्मेदारी समझी कि इसको बेनकाब करे। और ये भी बताऊँ कि खरा सच में जब ये खबर चली तो उसके बाद इसकी जो बीवी है वो DPO के पास गई, और DPO को उसने एक बयान कलम बंद करवाया कि मेरी तो तलाक हो चुकी है पहले, और उसको DPO ने ये नहीं पूछा कि तुमने बच्ची किस तरह से ली हुई है, अदालत के थ्रू ली है, उसके बाप को क्यों नहीं मिलने दे रही, या क्या हुआ, या उसको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया हुआ। नहीं नहीं नहीं, DPO ने बड़े आराम से वो रिपोर्टें सारी लिख दी, जैसे सलमान हनीफ जो है वो बचता है। और ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले तमाम कसूर के लोग जानते हैं कि किस तरह सलमान हनीफ की एक नौकरानी जो है वो हामला हो गई और फिर उसको आग लगा दी गई और वो उसी तरह मर गई, और ये कहा गया कि इसने ख़ुदकुशी की है। एक हामला औरत क्यों ख़ुदकुशी करेगी, ज़रा आमिर की ज़ुबानी सुनते हैं। इसका ये कोई पहला वक़ूआ नहीं है, इससे पहले भी इसने टीचर को थप्पड़ों से मारा था, क्योंकि इसने उसको टीचर ने इसको प्रोटोकॉल नहीं दिया। उसके अलावा जी इसने एक क्रिश्चियन लड़की को जला दिया था, क्योंकि उसके साथ इसके नाजायज़ ताल्लुकात थे और वो पेट से हो गई थी। इसने उसे मजबूर किया, वो मानी नहीं तो इसने उसको जलाकर मार दिया था। पार्लियामेंट लॉजिस में रोज़ाना शराब पी जाती थी और लड़कियां डांस के लिए लाई जाती थी। अगर आपको किसी को तस्दीक करनी है तो आप जाकर उनके इर्द गिर्द के कमरों वालों से पता कर सकते हैं कि रात को यहाँ पर क्या होता था। उसके अलावा जी इसने ठेके जो भी आते हैं वो सेल करता है, उसमें इसने गाड़ी ली थी ज़ुबैर खां से, होंडा सिविक्स। इसके अलावा इसको 34 नौकरियां मिली थी वापडा की, जिसमें से इसने 33 नौकरियों को 3 लाख के हिसाब से बेचा था। एक नौकरी सिर्फ अकरम मत्ता है उसको दी थी इसने फ्री में, बाकी इसने सारी हल्के से बाहर सेल कर दी थी दूसरे हल्के वालों को। अगर आपको किसी को तस्दीक करनी है तो हल्के की आवाम से जाके पूछ लें, ना किसी से कोई रब्ता है, ना किसी से फ़ोन पे कोई बात है, ना किसी के आना जाना, बस अपनी ऐशियों में लगा हुआ है जी। कसूर में ऐसा कोई नई बात नहीं है। NA 138 में ये हुआ, NA 139 में वसीम अख्तर शेख ने क्या किया वो आपको बताऊंगा। पहले सलमान हनीफ रहबर ही बन गया रहज़न। क्या इस पे इज दिस समथिंग अनस्पीकेबल अबाउट इट। मतलब आज मैं ये स्टोरी जो देख रहा हूँ, पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती, चले सियासतदानों पे तो हम बहुत बात करते रहते हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट हैं बड़ा CSS का इम्तिहान देते हैं माशाल्लाह, बड़े आइडियल्स होते हैं इनके हाई, ब्यूरोक्रेट बनेंगे, हम पुलिस वाले बनेंगे। औकात इनकी ये होती है कि एक क्रिमिनल किस्म का आदमी किसी तरीके से इलेक्ट होकर जब ऊपर आ जाता है उसके आगे हाथ बांध के खड़े होते हैं, जूतियाँ सीधी करते हैं, उनकी जूतियाँ सीधी करते हैं। और मुझे याद है कि मैं जन्नत मकानी मेरी वालदा कहा करती थी, यार तुमने MA अंग्रेज़ी की है तो हर बंदे ने CSS कर ली, तुमने नहीं किया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया, मैं मजदूरी कर लूँगा, कोई और काम कर लूँगा। मगर मैं ये देख के किसी एक मुझे बताएं, मेरी तो कोई डायरेक्ट औलाद नहीं है, वैसे मेरे अडॉप्टेड बच्ची है, औलाद नहीं है, लेकिन किसी इंसान की बच्ची ही होती है, बेटी मैं वैसे कह रहा हूँ कि मेरी नेचुरल नहीं है, काई ना करें, सुने ना, बच्ची है, नेचुरल नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिस इंसान की कोई बच्ची हो, चले उसकी माँ हो, किसी की बहन तो होगी ना, किसी की बीवी ना हो, बेटी नहीं हो सकती, तो कोई शर्म ही नहीं है, कोई हया ही नहीं है, कोई रिस्पेक्ट। और मैं एक और आपको बात बताऊँ, मैंने एक स्टोरी की, मैं पूछता हूँ उनसे उसका क्या बना। दुनिया TV में स्टोरी की मारने को, और स्टोरी ये की कि एक बहन और भाई लाहौर में नाके से गुजरते हैं और लाहौर के नाके पे वो औरत बच्ची जो है वो रेप होती है। और सवेरे उठ के मैं जब प्रोग्राम करता हूँ तो कुछ नहीं पता चलता, तो फिर मैं दरख्वास्त करता हूँ कि लाहौर के लोगों तो अपनी बहनों को ले कर रात को मत निकलना, यहाँ नाके होते हैं।
तो ये क्या है, इसको क्यों नहीं देखते हम? अब मैं यकीन करें, मैं एक पत्थर किस्म का आदमी हूँ, लेकिन आई डोंट नो हाउ आई हैव। राना साहब ये क्या हो रहा है? बात यह है कि ये इस बंदे का जो बयान है, अगर ये सिर्फ आपने स्टोरी की होती, काजी साहब ने या मैंने की होती, तो ये कहा जाता कि शायद एंटी गवर्नमेंट हम बोल रहे हैं, जानबूझ के बोल रहे हैं। ड्राइवर जो होता है, बावर्ची और ड्राइवर, ये सबसे ख़ास आदमी होता है। ये तो मेरे ड्राइवर को ना कभी पकड़ना यार। तो मुझे बताएं कि उसने उसकी बीवी के साथ, वो शख्स जिसके डेरे पे लोग इंसाफ लेने जाते हैं, जिसके दफ्तर में जाते हैं, अपनी फरियाद लेकर जाते हैं, और जब वही लुटेरा बन जाए तो फिर क्या होता है? और कसूर और लाहौर में कोई फ़र्क नहीं है। और ये मैं माज़रत से ये भी बताऊँ कि जनाब, ये जो आपने कहा ना DPO के सामने जाके बयान हुआ है, तो ये एक गोंदल साहब बैठे हैं वज़ीर आला हाउस में, सलमान साहब उनके पास गए हैं, वो DCO भी मुल्तान रहे हैं, जो उनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ाम थे वो भी हैं, ये उनके पास गए हैं, वहाँ पे जाके उनसे सिफारिश करवाई गई है कि जनाब ये मामला हो रहा है और ये इस तरह होगा। तो फिर DPO को हदायत जारी हुई हैं कि इस औरत के बयान लिखो, लेकिन अक्ल के अंधों को इतना नहीं पता कि औरत तो तलाक ले ही नहीं सकती। उस औरत जो है वो डायरेक्ट इतनी तलाक तो ले ही नहीं सकती, और तलाक के लिए भी अदालत जाना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब है औरत तो उसी के पास है ना जो DPO के पास ले गया। वो बिल के और किसके पास है जी? ये जो टेलीफोन कॉल्स हैं, मुझे एक बात बताएं भाई, ड्राइवर तुम्हारा वो है, कॉल्स तुम उसकी बीवी को कर रहे हो, बात तुमने उससे करनी है, तुम्हारी गाड़ी उसकी बीवी ने चलानी है। तुम DPO के पास उसको लेके गए हो, जाके बयान करवाए, अगर वो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम कॉल करते हो अपने ड्राइवर को जो तुम्हारा सबसे ज़्यादा राजदार था, उसको कहते भाई मैं ढूंढ के देता हूँ। इससे बिल्कुल साबित होता है कि ये औरत इसी के पास है। अगर नहीं है तो कानून आपका कहता है कि उस औरत जो अगवा हुई है या कहीं भी गई है, अगर उसका एक रिपोर्ट दर्ज हुई है, तो जिन जिन लोगों ने उस मुकदमे में उसके मोबाइल पे फ़ोन किए, सबको शामिल तफ्तीश किया जाए। तो इसको शामिल तफ्तीश करना चाहिए था। इसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज हुई थाने में? इसकी किस तरह दर्ज कुछ भी नहीं होगा। मैं माफी मुझे चाहता हूँ, जब- आपके सवाल के बगैर ही बोल पड़ा हूँ। आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ। हम पिछले 10 साल से स्टोरियां करते आए हैं। देख लेंगे, अगर इसका कुछ हुआ तो मुझे बुला लीजिएगा, बता लीजिएगा। नहीं, बेबसी है। कैसा बिल्कुल बेबसी है, बिल्कुल बेबसी बेबसी है। लेकिन अब मुझे बताएं, ये जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, मैं तो कहता हूँ ये कैसे यार, मैं तो अब ये इम्तिहान है इस मुल्क की अदलिया का, अब इम्तिहान है इस मुल्क के हसास इदारों का, अब इम्तिहान है मैं कहता हूं शहबाज शरीफ का। ले लें सारी मुखालफत के बावजूद, आए ना इसे ट्रस्ट केस लें। आपने तो अभी चंद लोगों के नाम लिए। आपको पता है पिछले दिनों खुशाब में इनके एक सवाई वजीर ने एक सहाफ़ी की टांगें तोड़ दी। आसफ बा ने उस पर मुकदमा दर्ज है, खुशाब थाना मिटट वहाँ पे बाकायदा मुकदमा दर्ज है, लेकिन उसको किसी ने नहीं पकड़ा। इसलिए नहीं पकड़ा कि ये पंजाब के अंदर हास सरगोदा में अस्पताल पे अटैक हुआ। क्या हुआ, आपके 24 चैनल के कैमरामैन को खुशाब के अंदर थाने में बंद कर दिया गया, पर्चा दे दिया गया। एक DSP न्याजी है, उसने किस लिए दे दिया गया कि वो वहाँ पे एक स्टोरी करने गया था। ये सब कुछ चल रहा है इस पंजाब के अंदर, लेकिन अब हालात तब्दील हो रहे हैं। इस बच्चे का जो बयान है, इसको क्या पाकिस्तान की अदलिया नहीं देखेगी? क्या पाकिस्तान के वो सुप्रीम अदारे नहीं देखेंगे जो पाकिस्तान के अंदर चाहते हैं कि इंसाफ हो? अगर वो नहीं देखेंगे, अगर उन सब की आंखों के ऊपर पट्टी बंद गई है, वो नहीं देख रहे, तो फिर माजरत से सबको हिसाब देना पड़ेगा, अल्लाह की अदालत में भी और अवाम की अदालत में। राना अजीम और काजी सईद मेरे साथ ही हैं। एक ब्रेक आते हैं और आपको बताते हैं सलमान हनीफ के करतूत क्या हैं, और साथ ही वसीम अख्तर शेख के ऊपर भी रोशनी डालेंगे। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। गोंदल की क्या स्टोरी है, आप मुझे बता रहे थे? बात यह है कि ये गोंदल साहब आजकल पुलिस को डील कर रहे हैं। ये DCO आपको पता है वहाँ पे रहे हैं, मुल्तान में भी रहे हैं, जब फूड का एक मामला हुआ था जिसमें करप्शन हुई थी। पहले भी ये वज़ीर आला उसमें बैठ के सारा कुछ करते थे। तो ये पुलिस पंजाब की जो चाहेगी, जो गोंदल साहब हुक्म करेंगे उनकी तरफ से ये होगा कि जनाब के वज़ीर आला पंजाब का हुक्म है। जबकि मुझे यकीन है शायद ऐसा ना हो, लेकिन गोंदल साहब के साथ इसकी सेटिंग हुई। सेटिंग के बाद ऐसा मैं इतना जानता हूँ, मियाँ शहबाज शरीफ के सामने वाक़या जाएगा ना, वो इस पर एक्शन ले लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ ये टेस्ट केस है। मियाँ शहबाज शरीफ को माफ़ नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अब लोग देखना चाह रहे हैं कि एक देखे ना, वो लड़का मौजूद है, ये आपकी काजी साहब की, हमारी किसी की नहीं है, मुद्दई मौजूद है ना, वो खुद कार है जिसकी बीवी के साथ ये हुआ है कि अगर अब भी ना हुआ। यार एक बात आपने सुनी है, मेरा तो दिल जिससे फट क्यों नहीं गया। कहता यार बीवी को रहना दो, मेरी बेटी तो दे दो यार। जिस पे मैंने आपसे ये बात की है कि अगर किसी की बेटी है तो उसे ये एहसास है, कहता यार चलो छोड़ो यार, आई फॉरगो माई वाइफ, मेरी बेटी वापस कर दो।
ये इसके बाद क्या, मुझे नहीं पता, कर लेते तहकीक। ये खबर, एक आदमी है टीवी पे बैठा हुआ है, सर तहकीक देखें ना, उसको शामिल तफ्तीश करें, सलमान को पकड़ें, उसका रिकॉर्ड जो है चेक करें। और शहबाज शरीफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, ये करें। ये टेस्ट केस है मुबशर साहब, ये टेस्ट केस है, अगर नहीं होगा। लेकिन आप ही के मीडिया में बड़े हमारे दोस्त हैं, करीबी दोस्त हैं, जो बड़ा मेरे पर जोर लगा रहे थे यार इस पे ना करो, ये क्या वजह है? कौन सा टेस्ट है जिसमें आज तक हम फेल नहीं हुए हजूर? चलें, बात यह है कि पास भी तो इंसान होता है ना काजी साहब, थोड़ा सा अगर आप मायूस नहीं होना चाहिए। अगर आज के दिन तक मुबशर साहब बैठ के लड़ते ही रहे, मैं कल भी बात कर रहा था, आज भी कर रहा था कि बॉल के लिए भी अब लड़ते रहे हैं, अल्लाह ने कामयाबी दी, इसके भी लड़े, कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। दुआएं हैं ना। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये तो NA-138 था। NA-139 का हाल आपको बताता हूँ वसीम शेख का, कि वसीम अख्तर शेख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA 139 से इलेक्शन लड़ा, 2008 और 2013 में दोबारा MNA मुंतखब हुए। नून लीग के दूसरे MNAs की तरह इनका किरदार भी कुछ ज़्यादा साफ़ नहीं है, क्योंकि कुछ अर्सा कबल उन्होंने एक आदमी की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया वहीं पे, और कब्ज़ा भी ऐसा किया कि वो आदमी मर चुका था, और उस मरे हुए आदमी के अंगूठे के निशान कागजात पर लगवाई और ज़मीन को अपनी मिल्कियत बना ली। और ये तमाम, वो क्या कहते हैं, ज़ुबान खल्क नकार खुदा समझो, ये वाली बात है। इनके बारे में कहा जाता है कि पूरा एक माफिया वहाँ पे जो कि लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करता है, और इस ज़मीन पर कब्ज़े का मामला हाई कोर्ट तक भी गया, और फिर भी इस शख्स के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए। अभी कुछ अर्सा कबल उन्होंने एक ज़ाती कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी अपनी बनाई है, उस पर एक पुराना फ़ौजी मोर्चा भी आता था, लेकिन उसको भी उन्होंने कॉलोनी के अंदर ही ले लिया और जब्त कर लिया। फिर वहाँ पे डेवलपमेंट के जितने काम हुए, बिजली, सड़कें, गैस, पानी, सब कुछ सरकारी खर्चे पे उस ज़ाती कॉलोनी के अंदर हुआ, और सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाया। खैर, इनके शर से अपने भी कोई ज़्यादा महफूज नहीं है। माजरत के साथ उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी पार्टी के यूथ विंग के सदर शेख साबिर को खूब जदकूब किया। आपकी स्क्रीन पे जो मैं अभी इमेजेस दिखा रहा हूँ, वहाँ पे इलाके के मकीन जो हैं वो मिलकर शेख वसीम अख्तर के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, और ये सारे के सारे औरतें वहाँ पे सीना को भी कर रही हैं, और सब कुछ हो रहा है। ये इतने ज़्यादा लोग जब एक इलाके में, एक हल्के के निकल कर एक MNA के मतलब एहतजाज करते हैं, और पुलिस रिपोर्ट्स नहीं होती और तफ्तीश नहीं होती कि ये गैर कानूनी ज़मीनें के, मस्जिद का एक प्लॉट भी उसमें खा गए भाईजान। मस्जिद छोड़ दें, कब्रिस्तान का एक प्लॉट जो कब्रों के लिए था, उसको भी भाईजान अपना प्लॉट में तकसीम कर गए। इन्होंने शायद मरना नहीं है, इन्हें मरना तो इन्होंने है, और इंशाल्लाह ताला इनकी मौत भी बड़ी बुरी होनी है, क्योंकि लोग अवाम की बद्दुआएं, और जब कोई तंग होकर निकलता है बाहर तो फिर वो कुछ करता है, तो मरना भी है इन्हें। तो इनको बस ये शायद ज़हन में है कि इस दुनिया में सब कुछ है, ये खुदा को भूल चुके हैं, ये मौत के साथ साथ खुदा को भूल चुके हैं, ये इस चीज़ को भूल चुके हैं कि इनके साथ भी यौम हिसाब होगा, ये इस चीज़ को भूल चुके हैं। और जब लोग ये भूल जाते हैं तो उनको ज़हन में रखना चाहिए कि फ़िरौन की भी मौत हुई थी, तो उनको जाबर से जाबर हुक्मरान। चले, ये तो अकीदे की बात है ना, हम मानते हैं, कोई नहीं भी मानता, ये भी हो सकता है ना माने। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि एक फैसिलिटी, मिसाल के तौर पर ये एक हॉस्पिटल है, अगर वो इलाज की बजाय मौत बांट रहा है तो उसका नाम बदल देना चाहिए। एक थाने में अगर इंसाफ नहीं मिलता इज़्ज़त लुटने का, इज़्ज़त बिक रही है, तो उसका नाम बदल दें, कुछ ऐसी जगह का नाम दे दें जहाँ इज़्ज़तें बेची और ख़रीदी जाती, उसका नाम बदल दें। यार छोड़ें आप, हम मज़हब में, ठीक है, अच्छी बात, हमारा भी है, सबका मज़हब है, कोई अपना म्यार भी तो है। आप मुझे बताएं कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, और मैं जिस दिन कहता हूँ कि जिस दिन मैं 2 रुपये पकड़ लूँगा, फिर मैं कमीशन एजेंट बनूंगा, और इस कमीशन एजेंट का आप पंजाबी में तर्जमा कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर मैं इंसाफ देने के लिए एक थाने में बैठा हूँ, और मैं इंसाफ देने की बजाय इज़्ज़त का सौदा कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी क्या शनाख्त होनी चाहिए समाज में, और मुझे क्या नाम दिया जाना चाहिए, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। यही अगर इंसान सोच ले, अगर आपका ज़मीर जिंदा हो। क्यों सोच ले? इतने लोग जो इलाके के मकीन, राना साहब, ये सामने जो एहतजाज कर रहे हैं, ये बाय द वे मीडिया को भी नज़र नहीं आया, और इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। आपने खुद ही कहा कि सलमान के मुतालिक जब आपने सिर्फ पहले प्रोग्राम में कहा तो कितने लोगों ने आपको सिफारिश की, तो फिर इसी तरह का होता है ना। मुझे बताएं कि कसूर के अंदर इतने बच्चों के साथ ज़्यादती हुई, 2 मीडिया हाउस कुछ चला रहे थे, एक कुछ चला रहा था। हमारी बदबख्ती है, हमारी बदकिस्मती है कि हमारे अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। कुछ लोग नहीं, काफ़ी कुछ लोग हैं, थोड़े से लोगों को नज़र आती हैं ज़रूर। माजरत के साथ आपके बेशतर मालकान करप्ट हैं यार, मान लें, हर एक नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो तो अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें पूरी नहीं देते, और टाइम पे नहीं देते,
वो तो उनके हकूक जो हैं वो नहीं देते, वो तो उनका टैक्स काट के एट सोर्स उसके चलान नहीं देते हैं, बिल्कुल ना इसी तरह। FDR को देते हैं ना एम्प्लॉय को देते हैं। बिल्कुल इसी तो तरह। मैं उनको क्या समझूंगा, ये अखलाकियात मुझे सिखाएंगे? कोई अखलाकियात नहीं सिखा सकते, वो तो खुद डाकू हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, मैं कब कह रहा हूँ, मैं भी इसी पे आवाज़ उठाता हूँ, आप भी उठाते हैं। जब ऐसा माशरा हो तो फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं कि कौन सा मीडिया दिखाएगा? आप दिखा रहे हैं। कल ईद है, कल ईद है। पूरे पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हैं ना। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपके कम से कम 5 चैनल्स ऐसे हैं जिन्होंने तनख्वाही नहीं दी है पूरी। नो, इट्स वेरी सैड। अखबारात भी हैं, बिल्कुल हैं, बल्कि कईयों ने अभी थोड़े दिन पहले निकाले हैं, ईद से पहले निकाल दिए बंदे। बल्कि पूरा पूरा दफ्तर खाली कर दिए। और जब हमने वहाँ पे जाकर चीखो पुकार की तो किसी हद तक पैसे हमने दिलवाने में कामयाब हो गए। तो उन्होंने कहा जी हम क्या करें, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास तो है ही नहीं, हम इससे भी बंद कर देंगे। चलो कर देना। हमने कहा चले वो सैलरी तो कमाई दें। क्यों करें? मेरा हमने- मतलब वो कमा रहे हैं, लेकिन जो लोग कमवा के दे रहे हैं उनको, वो उनका राइट कोई नहीं है। बिल्कुल इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो जिस मुल्क में मीडिया के बहुत से लोग ऐसे होंगे फिर उसमें क्या बनेगा? राना अजीम और काजी सईद मेरे साथ ही हैं। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सुनते हैं रहबर ने ही लूट लिया कारवां को। यह वाकया कुछ मेरी दास्तान से मिलता है जब पार्लियामेंटेरियंस, लॉ मेकर्स, लेजिस्लेटर्स अपने आप को इतनी सेक्रेड काउ समझते हैं कि यानी माजरत के साथ, मैं तो ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता जिससे आपको शर्मिंदगी हो या आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन मुशाहिदुल्लाह जैसा छोटा आदमी, छोटा जूतियाँ उठा के यहाँ तक पहुँचने वाला आदमी अपनी काबिलियत पे नहीं, अपनी मजदूरी और अपनी फेक लॉयल्टी के बेसिस पे, जब वो एक इंटरनेशनल फेम की सहाफ़ी नसीम ज़हरा साहिबा के मुतल्लिक़ को बात करता है, हु इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड ह्यूमन बींग्स, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, लेकिन एज अ ह्यूमन बींग मैं बिल्कुल उनकी उस तरह इज़्ज़त करता हूँ जैसे मैं अपनी सगी बहन की करूँगा या अपनी बेटी की करूँगा। और वो इंतहाई काबिल एहतराम है। वो उनके शो में बैठ के जैसा मुगल्लाज़ात बल के चला जाता है और सारे उसके ऊपर तालियां बजा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पार्लियामेंट और ये जो सियासतदान है आपके, इन्होंने जिम्मा ले लिया कि आपकी हमारी इज्जतें उछालें। इसको थोड़ा पीछे जाएं। देखिए, एक बड़ी अहम बात मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरे प्रोग्राम पे एक खातून है, हल्का 232 में से उसकी वीडियो चली, उसका उन्होंने ले लिया। बात यह है कि जहाँ पे सबसे पावरफुल लोग कौन है इस मुल्क के आइन के मुताबिक, जिनको निथार के एक छलनी से गुजार के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के सबसे मोअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस ऐवान में भेजना है, वहाँ अगर वो छलनी ठीक काम नहीं कर रही और वहाँ पे वो आदमी 2 नंबर बैठ गया है, जिसने थानेदार का हाथ पकड़ना है, जिसने जुडिशरी के ऊपर कानून बनाना है, जिसने इस मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो है अपॉइंट करना है, सारी ताकत वहाँ से निकलती है ना। अब बुनियादी तौर पर जब आप ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन क्या वो खुद 4 करोड़ तनख्वाहें ले जाता है, वो किस खिदमत के बदले में उसने ऐसे किया, किसी ने उसे पूछा? तो वहाँ से ये काम शुरू होता है मुबशर लुकमान साहब, कि जिन लोगों ने ओवरसी करना है, लॉ मेकिंग करनी है, ये इन्होंने लॉ मेकिंग करनी है ना। आपके कानून आपके सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं आपके आइन के मुताबिक, जिनके बारे में आज आप स्टोरी कर रहे हैं, इन्होंने मेरी और आपकी जिंदगी के को रेगुलेट करने के बारे में कानून बनाना है। और ये है आपका इलेक्शन कमीशन, और जिसके बारे में आपको पता है कि जिस तरीके से सारे के सारे, और ये भी मैं आज बता दूं कि ये जो हमारे पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे लास्ट टाइम, गालबन डान पे मैंने उनकी एक स्टेटमेंट देखी थी कि जनाब ज़्यादा सवाल ना करें, ज़्यादा सवाल करेंगे तो फिर शायद जो डेमोक्रेसी आपके पास है ये भी ना रहे। तो इसलिए हम रोते हैं। असद खरल साहब बैठे हैं सामने, हमारे दोस्त भी हैं, कुलीग भी हैं। वो अभी मिड ब्रेक में आपको क्या बता रहे थे? कह रहे थे जी कि इसी वसीम अख्तर ने, शेख वसीम ने वहाँ पे सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया, और डीसीओ उस वक्त के जो डीसीओ थे उसकी मुदाखलत के बावजूद कुछ नहीं हो सका, डीसीओ तब्दील हो गया, लेकिन शेख साहब वहीं पे मौजूद हैं। देखें, आज एक बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, एक सवाल भी है। सब कह रहे हैं कि इन्होंने फैसले करने हैं, किन्होंने फैसले करने हैं? हमारे जिनके पार्लियामेंट हाउस के लार्जिस्ट के अंदर मुजरे होते हैं, हम नहीं कह रहे, उसका ड्राइवर कह रहा है, जो लड़कियां लेके उसके कहने पे आ रहा होगा ना, या जो वहाँ पे मौजूद होता होगा। तो जहाँ पे रात को शराब और शबाब की महफिलें चलती हों, तो सुबह उठकर वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो क्यों नाराज होते थे जब दस्ती ने ये बात की, जो खुद लॉ मेकर है? तो अब मुझे बताएं, उस पार्लियामेंट को नहीं सोचना चाहिए
ऐसे मेंबर को नाअहल करार नहीं देना चाहिए, ऐसे रुकने असेंबली को। इसको तो आपके और जिसने इजाज़त कब्जे मिलेंगे किए अभी। और जिसने कब्जा किया है उसके खिलाफ क्यों नहीं पर्चा होता? या तो फिर चोर और चौकीदार दोनों आपस में मिले हुए हैं, और इस मुल्क पे आप उसके बाद दो हमारी फोर्सेस हैं जिन पे, दो अदारे हैं जिन पे हमें ये इतमाद रह जाता है, एक अदलिया है और दूसरी हमारी फ़ौज है। अगर इन दोनों ने भी इंसाफ ना दिया, इन तमाम चीज़ों के बावजूद आप छोड़ दें बाकी सबको, इस बयान पे एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि अगर पार्लियामेंट मैं बिलीव ना करता तो मैं चलाता क्यों? तो फिर होना चाहिए ना। अभी आपको पता नहीं है कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर था इसको ना चलाने के लिए। बिल्कुल होगा प्रेशर, मुझे पता है। मुझे कई लोगों ने कहा, उन्होंने कहा जी उस दिन आप प्रोग्राम में बैठे थे, मुबशर साहब ने किया है, और फिर इसने भी लोगों को कहा जी प्रोग्राम नहीं चलेगा। मैंने आपके प्रोड्यूसर से पूछा, मैंने कहा प्रोग्राम नहीं चल रहा, क्योंकि मैं नहीं मान सकता था, इसलिए नहीं मान सकता था कि अगर आप हाक में वक़्त के खिलाफ खड़े हो सकते हैं तो ये तो एक MNA है, ये तो हो ही नहीं सकता कि ये ना होता। आपने हाँ, मैंने उसको मौका दिया कि वो आए और यहाँ पे अपना मौक़िफ़ दे, लेकिन उसे नहीं दिया। बिल्कुल उसने उसे धोखा दिया, उसने 3 लोगों को और झूठा करवाया। वो कम से कम अब नहीं, वो उसे अब भी आ ज़िंदगी में- जाएं, इधर उनके ड्राइवर को बिठा लें, इधर वो खुद ड्राइवर मेरे पास बैठा है नहीं, मैं कहता हूँ माजरत के साथ। उसको उनका ख्याल था कि उसको धमका लेंगे, उठा लेंगे। उन्होंने पुलिस भेजी उसके घरों में, उसको उठाने के लिए, और उनको ये नहीं पता था सलमान साहब आपके ड्राइवर को प्रोटेक्शन अल्लाह के बाद मैं दे रहा था यहाँ पे, और अभी भी है। इंशाल्लाह आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, आप हाथ लगाने की कोशिश तो करें। आप ज़रा देखते हैं कि आपके साथ क्या होता है, और आप अपने हाथ कहाँ पे जाके पट्टियाँ नहीं कराने मुबशर साहब, जाएंगे। मैं इसका बयान लेके मैं पिटीशन में जाऊंगा, हम करेंगे सवाल, मैं पिटीशन में जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा पिटीशन में। मैं ईद के फौरी बाद इसकी पिटीशन तैयार करवाऊंगा और इस ड्राइवर को साथ लूँगा और जाऊंगा। अब ये हम चैलेंज करेंगे अब कि आए आके देखें कि इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता। राना अजीम साहब आपका और काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ऐसे वाक़यात दिखाने का मतलब स्टोरी करना नहीं है, क्योंकि जब किसी की इज़्ज़त के मतलब हम बात करते हैं, किसी की बहन की, किसी की बेटी की, किसी के घर वाली की, तो यकीन करें हमें बहुत सोचना पड़ता है कि इसको करके उस फैमिली के ऊपर कितना सोशल प्रेशर हो सकता है, और हम अवॉइड करते हैं। लेकिन जब इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा हो और जुल्म के ख़िलाफ़ कहीं पे कोई यानी दाद रसी ना हो, और जालिम जो है वो ख़ुद ही हुक्मरान भी बना हो, और तमाम के तमाम रियासती इदारे जो हैं उस गुनाहगार के, उस ईवल डार्थ वेडर के हाथ मजबूत कर रहे हों, तो फिर हमें मजबूरन ऐसी स्टोरीज़ को सामने लाना पड़ता है ताकि अवाम भी देखें क्या यही जमहूरियत है जिसका आप लोग इतना गुन गाते हैं। अगर ये जमहूरियत है तो फिर आपको ये जमहूरियत मुबारक हो। ईद मुबारक फॉर टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।